हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है जिसका सेट है 13141 इसका कोड है। तो जिनका ये एग्ज़ाम हो गया प्लीज़ अपने आंसर्स चेक कर लीजिए और बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो इसका हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं पहले। तो देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 आया था आपको, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इवॉल्व्ड इज। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो देखो कार्बोनेट है तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हमने किया हुआ था। तो ये रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl गिव्स NaCl CO2 और H2O। तो ये जो गैस है कौन सी गैस है, ये CO3 होता है तो CO2 गैस बनती है, ठीक है। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2। तो CO2 क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बताइएगा किस किस बच्चे ने टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्सड एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज। तो जब आप एक्वा सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का मिक्स करोगे तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है। तो ये केमिकल इक्वेशन बतानी थी आपको। तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को करें तो KI प्लस लेड नाइट्रेट को जब आप मिक्स करोगे तो PbI2 बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा ये, और 2KNO3 मतलब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसे बैलेंसिंग करोगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। KI PbNO3 क्या बनाएगा, PbI2 और 2KNO3, और ये PbI2 क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ वाइट एश वाई। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज। तो देखिए एक मेटल रिबन एक्स है और ऑक्सीजन के साथ बर्न करके वाइट फ्लेम बनाती है वाई। तो उसका डिस्क्रिप्शन बताना था। तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी रिबन होती है जो बर्न करके वाइट फ्लेम देती है, मैग्नीशियम रिबन पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका आंसर था हमारा मैग्नीशियम, और O2 को जब हम रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए इन्होंने बोला एक्स को हमने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, तो ये एक्स है मैग्नीशियम, और क्या बना इसमें MgO बना, यानी कि वाई क्या होगा MgO। और ये जो ये बर्न होता है किसके साथ होता है, वाइट फ्लेम के साथ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, X Mg और Y MgO। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो Mg और MgO है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। टमाटो में कौन सा एसिड होता है, तो सबको पता है ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हिंदी मीडियम का है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली कहते हैं लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं कहते। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो आपको पता होगा एल्कली होती क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कली कहते हैं। तो वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर सॉल्युबल बेस है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड वो बेस तो है लेकिन वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, ठीक है। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे वही तो एल्कली होंगे। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में हम कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, हमें पता है ना, सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ क्या नहीं कर पाता, वर्क नहीं कर पाता है ना। तो परमानेंट हार्डनेस को कौन हटाता है, कौन सा सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2, ठीक है। तो ये वाला जो वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हार्ड वाटर में भी वो काम करता है ना। तो यानी कि इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने बी बता दिया। ये देखो जितने भी एल्कली है वो ये वाले हैं, ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, क्योंकि ये Na, Ka, NH4 Mg ये वाले जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे ये एल्कली होंगे। बाकी जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है और भी जो होंगे वो एल्कली नहीं होंगे, वो जस्ट बेस होंगे क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल
इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर क्लोरीन मॉलिक्यूल का बताना था आपको, बताया ना क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 से बनता है और वो कैसा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट शेयरिंग करके बनते हैं और हर एक Cl के पास क्या होना चाहिए, अपना ऑक्टेट होना चाहिए कंप्लीट। तो देखो क्लोरीन का, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 287 होता है ना, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287 नंबर। तो यानी कि एक क्लोरीन के पास अपने खुद के कितने 7, तो यानी कि ये वाला क्लोरीन है इसके खुद के 7 है, देखो इसका क्रॉस से बना दिया, इसके 7 है और इस क्लोरीन के पास भी अपने खुद के कितने हैं 7 है। तो यानी कि इसके पास एक ही तो कम है, तो ये वाला इससे एक ही तो लेगा शेयर करने में, और ऐसे ये वाला इससे भी एक लेगा, तो इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए, है ना। तो यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों का। तो इसका कौन सा वाला ठीक है, देखो यहाँ तो देखो 6 और 2 8 और 2 10 बना दिए, तो ये तो गलत है। इसमें भी देखो 2 2 6 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए इस वाले क्लोरीन के पास, ये भी गलत है। तो इस वाले क्लोरीन में देखो 2 2 4 2 6 7 8, इसके पास भी 8 है और इसके पास भी 8 है, यानी कि दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसने एक शेयर किया इसने भी एक शेयर किया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बताइएगा किस किस बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन था। तो इसमें जो फिनोमिना हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्रिएट अ सक्शन फोर्स विद विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट, वाटर को सक करा ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस रीजन से होती है, बी ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स एंड पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वायलेट VV एंड वाइट फ्लावर विल बी। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो सी होगा, 3:1, ठीक है। आगे देखते हैं। इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकिनिन, साइटोकिनिन का क्या काम है, ए प्रमोट सेल डिवीजन, ये क्या करता है सेल डिवीजन करता है, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, रीजन क्या है इसका, डी ऑप्शन, हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, डी इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 LED बल्ब है जिनका पावर दिया हुआ है आपको 12 वॉट और 6 वॉट। अब इन्हें कनेक्ट कैसे किया है, सीरीज़ में। अब आपको पता होना चाहिए सीरीज़ में क्या चीज़ होती है, सेम होती है, और क्या चीज़ होती है, डिफरेंट होती है। सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम होता है, चाहे वो इस फर्स्ट बल्ब को भी सेम करंट मिलेगा और सेकंड, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। बट वो वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है सीरीज़ कनेक्शन में। तो आपको बोला है कि अगर 12 वॉट बल्ब को करंट कितना मिल रहा है 0.06 एम्पियर, तो दूसरा जो 6 वॉट का बल्ब है वो उसको कितना करंट मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया ना सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो अगर 12 वॉट वाले को करंट 0.06 एम्पियर मिल रहा है तो 6 वॉट वाले को भी सेम मिलेगा, सीरीज़ कनेक्शन है ना, क्योंकि तो करंट सीरीज़ कनेक्शन में सेम होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द करंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो देखो ये एक सर्कुलर लूप है, आपको पता है सर्कुलर लूप में जब करंट होता है सर्कल वाइज चलता है तो ऐसा करके पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न तो इन्होंने ठीक बनाया है देखो, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की एक तरफ से तो ऐसी बना दी और एक तरफ से ऐसी बना दी, ये तो गलत बना दिया। ये भी डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। यहाँ देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, और तो जब ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और दोनों यहाँ पे सबकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, जबकि यहाँ उल्टा डायरेक्शन में था। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसा नहीं होता, ये सेम या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाता। तो ये वाला सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बिकम। तो देखिए आपको पता है रजिस्टर में अगर हम रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर हम हाफ कर देंगे तो उसका, इन्होंने बोला बाकी चीज़ें चेंज नहीं करनी है, सिर्फ रजिस्टर को हमने हाफ किया
तो इसका हीट जो है वो कितना हो जाएगा, तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा हुआ है। जूल्स ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से अगर हमने बाकी चीज़ों को चेंज नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टेंस को हाफ किया है, तो ये सॉल्व कर दिया। तो अगर हमने बोला है कि रेजिस्टेंस को चेंज किया है तो हीट कितना चेंज हुआ है, तो हीट अगर आई स्क्वायर आर टी होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, तो यहाँ से अगर हम न्यू हीट निकाले, अगर हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, आर से हमने हाफ आर कर दिया है, तो ये हाफ एक्स्ट्रा जो आया इसको हमने बाहर ले लिया और ये बाकी सारा तो फॉर्मूला पुराने वाले का ही बन गया ना। तो यानी कि जो न्यू हीट होगी वो हाफ हो जाएगी किसका, पुरानी वाली हीट का। तो न्यू हीट में कितना इफेक्ट आएगा, हाफ टाइम हो जाएगी वो। तो क्योंकि रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना, तो यानी कि जितना इसमें चेंज करोगे उतना ही हीट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने आई और टी को तो सेम रखा है ना, उनको थोड़ा ना चेंज कर रहे, सिर्फ रेजिस्टेंस। तो आई और टी तो कांस्टेंट बन गए, तो एच किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। और एच क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, एच क्या होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसको अगर हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस हाफ करने से आपका हीट जो होगा वो भी, हीट जो पूछा था वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, किस किसने ये आंसर लिखा है बताना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल एंटर a uniform magnetic field as shown, the direction of force experienced by the alpha particle। तो अब सबको पता होगा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है उसी डायरेक्शन में करंट भी जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता करने के लिए, तो फिर हमें इसका जो डायरेक्शन होगा वो मिल जाएगा। तो मैं इसको पाम रूल से कर देती हूँ। तो देखो पाम रूल क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको तो आपको इन फिंगर्स, ऐसे फिंगर्स से दिखाना है, और अल्फा पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो पाम होगी आपकी वो किधर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट आपका नीचे है, तो ये कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रही है ना पाम। तो यानी कि आउट ऑफ द पेज आएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देना है, जो थंब है उसे अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन में रखना है। तो जहाँ पे हमारी पाम होगी, ऊपर की साइड होगी तो ऊपर की तरफ, नीचे की साइड होती तो नीचे की तरफ होता। तो यहाँ पे हमारी पाम कैसे आ रही है, देखो ऐसे करा हमने, और ये हमने अल्फा पार्टिकल लगाया तो पाम ऊपर आ रही है ना। तो यानी कि आउट ऑफ द पेज। तो आप इसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते थे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो किस किस बच्चों ने ये लिखा है डी आउट ऑफ द पेज बताना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज याद रखना था। अगर इलेक्ट्रॉन होता ना इधर तो फिर थंब की डायरेक्शन फिर नीचे नहीं होती, ऊपर की तरफ हो जाती। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है करंट। बट अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन भी अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन में होगी। यानी आपको थंब भी किस डायरेक्शन में रखना है, अपना अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एजर्शन रीजन है। तो एजर्शन रीजन तो सबको पता है कि चार आपके पास ऑप्शन होंगे और देखना होगा। तो देखिए एजर्शन क्या कहता है, एजर्शन की स्टेटमेंट है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो आपने सबने किया होगा, क्विकलाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वो हीट बहुत ज़्यादा निकलती ही, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व। तो ये कौन सा ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ये करेक्ट है। एजर्शन आपको ट्रू बोल रहा है। फिर रीज़न आपको बोलता है कि क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये भी ठीक है, क्विकलाइम बहुत विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इससे क्या होता है, हीट बनती है। तो रीज़न भी ठीक है, और रीज़न एक्चुअल में एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना कि वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है इसलिए हीट निकलती है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब तो यही है ना कि वो हीट इवॉल्व हो रही है। तो यानी कि एजर्शन कह रहा है एक्सोथर्मिक है, रीज़न कह रहा है कि वो अमाउंट ऑफ हीट निकालता है विग्रसली रिएक्ट करके। तो अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी तभी तो एक्सोथर्मिक होगा ना। तो एजर्शन भी ठीक, तो एजर्शन भी ट्रू है आपका और रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है हीट निकलती है इसलिए एक्सोथर्मिक होता है। तो यानी कि जब एजर्शन भी ठीक हो, रीज़न भी ठीक हो, ट्रू हो, तो और एक्सप्लेनेशन भी हो, तो ए आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन ह्यूमन्स इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज एंड जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, then the color of eyes of the progeny have gene combination BB will be black only। तो ये ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, तो इसका टेबल बना के आप देखोगे तो ये ट्रू आएगा। द ब्लैक कलर ऑफ द आइज इज अ डोमिनेंट ट्रेट। तो ये भी ठीक है कि ब्लैक कलर क्या होता है, डोमिनेट ट्रेट होती है, डोमिनेंट ट्रेट।
तो रीज़न एक्चुअल में एक्सप्लेन भी कर रहा है कि डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए ये ब्लैक ही आया आंसर। जो हमारा कॉम्बी ये लास्ट में लिखा ना ब्लैक आएगा इन तीनों का, वो तो ब्लैक क्यों आया, क्योंकि ब्लैक एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि ब्लैक क्यों आया। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, जब एजर्शन भी ठीक हो, रीज़न भी ठीक हो, तो ए ऑप्शन होता है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। यस ट्रू है, इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम उनको विली कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, ठीक है, ट्रू है ये। रीज़न कहता है कि इस विली का लार्ज सरफेस एरिया है टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये भी तो ठीक है, विली का आपने पढ़ा होगा, लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट करने में इंटेस्टाइन की हेल्प करती है। और देखो ये एक्सप्लेनेशन भी तो ठीक ही है कि इनका लार्ज सरफेस एरिया है, तभी तो फूड डाइजेस्ट कर पा रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एजर्शन को भी तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो यानी कि ये एजर्शन भी ट्रू है आपका, और रीज़न भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो बताना किस किस बच्चों ने ये लगाया है, ठीक है। एजर्शन 20 क्वेश्चन में देखते हैं। अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस ये ट्रू है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर रखा अगर कंडक्टर को, तो उसमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। तो परपेंडिकुलर रखने पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो एजर्शन आपका ठीक है। रीज़न कहता है द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो तो नहीं हो सकता नेट चार्ज करंट का, नेट का मतलब जो टोटल चार्ज आएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज जो होगा वो ऑलवेज ज़ीरो, ये तो फॉल्स लिखा है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है बट ऑलवेज तो नहीं होगा। तो यानी कि एजर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, जिसके कारण आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि एक जब भी फॉल्स होता है तो आपको आंसर कहाँ मिलता है, इन 4 ऑप्शन में से जब भी एक फॉल्स होगा तो आंसर सी या डी में मिलेगा। तो इसलिए एजर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स, इसका आंसर सी ऑप्शन है, करेक्ट। तो किस किस बच्चों ने एजर्शन रीज़न ठीक किए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया प्लीज़ बताइए। एंड इसका जो सेक्शन बी है हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और बाकी सारे सेट्स भी हम करेंगे एक एक करके। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसका सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी आपको एक एक करके आ जाएगा, और नेक्स्ट जो सेट 2 और सेट 3 का सोल्यूशन है वो भी आपको चैनल में मिल जाएगा।